नमस्कार। आज हम डेटा विश्लेषण की दुनिया में एक काफ़ी दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। DBSCAN। ये क्लस्टरिंग का एक खास तरीका है, मतलब डेटा में एक जैसे ग्रुप्स बनाने का। हाँ, बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये रॉयल रिसर्च के एक लेख पर आधारित है। लेख का नाम है DBSKN, सघनता आधारित क्लस्टरिंग जो छिपे पैटर्न ढूंढती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है क्या, कैसे काम करता है और क्यों ये इतना पावरफुल माना जाता है। हाँ, और ये कैसे उन ग्रुप्स को ढूंढ निकालता है जिनका शेप या साइज या फिर कितने ग्रुप्स हैं, ये भी हमें पहले से पता नहीं होता। और ये वहाँ तो बहुत ही काम का है जहाँ डेटा के क्लस्टर्स अजीब से आकार के होते हैं, मतलब गोल नहीं होते। जहाँ वो जो पुराने तरीके हैं जैसे के मीन्स, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो क्या खास है इसमें? देखिए, डीबीएस स्कैन की जो बुनियाद है वो है डेंसिटी, मतलब घनत्व। हम्म, ये इस बात पर फोकस करता है कि डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के कितने पास पास हैं। हम्म, ये नहीं देखता कि किसी सेंटर से कितनी दूर हैं। अच्छा। तो ये सेंटर खोजने के बजाय ये देखता है कि चीजें कितनी घनी हैं, कितनी पास हैं। हाँ। ये तो सोचने का काफी अलग तरीका है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, कह सकते हैं। इसी वजह से इसे पहले से बताना नहीं पड़ता कि भाई कितने क्लस्टर बनाने हैं। अच्छा। और ये किसी भी शेप के, मतलब आर्बिट्ररी शेप के क्लस्टर ढूंढ सकता है, चाहे वो टेढ़े मेढ़े हों या अजीब तरह से जुड़े हों। इसमें कुछ खास टर्म्स भी हैं शायद। वो एप्सिलॉन, ये क्या होता है? हाँ, एप्सिलॉन यानी एप्साइलन, ये एक बहुत जरूरी पैरामीटर है। हम्म, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि एक पॉइंट के चारों ओर का एक दायरा है, हम्म, एक नेबरहुड। हम्म, ये तय करता है कि कितनी दूरी तक के पॉइंट्स को हम उस पॉइंट का पड़ोसी मानेंगे। ओके। और एक और था, मिनिमम पॉइंट्स, MPTs। ये क्या है? जैसे किसी पार्टी के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। मिन पीटीएस ये बताता है कि किसी पॉइंट को कोर पॉइंट बनने के लिए, मतलब क्लस्टर का जो घना हिस्सा होता है, वो बनने के लिए उसके एप्सिलॉन दायरे में कम से कम कितने पड़ोसी पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, तो इन दो पैरामीटर्स के आधार पर पॉइंट्स को अलग-अलग तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हाँ, 3 खास तरह के पॉइंट्स होते हैं। पहले तो हैं कोर पॉइंट्स, जिनके एप्सिलॉन दायरे में कम से कम मिन पीटीएस पड़ोसी मौजूद हों। ये क्लस्टर के, कह सकते हैं, दिल जैसे होते हैं। दूसरे होते हैं बॉर्डर पॉइंट्स। ये खुद कोर पॉइंट जितने घने इलाके में नहीं होते, पर किसी न किसी कोर पॉइंट के एप्सिलॉन दायरे में आ जाते हैं। ये समझिए क्लस्टर के किनारों पर होते हैं। और तीसरा टाइप? तीसरा है नॉइज पॉइंट्स, शोर। ये वो पॉइंट्स हैं जो न तो खुद कोर हैं और न ही किसी कोर पॉइंट के दायरे में आने वाले बॉर्डर पॉइंट है। डीबीएससीएन इनको पहचान कर अलग कर देता है, आउटलायर मान लेता है। अरे वाह! तो ये के मीन्स जैसे तरीकों से बिल्कुल अलग है ना, जहां हर पॉइंट को किसी न किसी क्लस्टर में फिट होना ही पड़ता है। डीबी स्कैन कहता है कि नहीं, कुछ पॉइंट्स असल में किसी ग्रुप का हिस्सा हैं ही नहीं, वो बस शोर हैं। ये तो रियल वर्ल्ड डेटा के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल, ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। एल्गोरिदम काम कैसे करता है? वो किसी भी एक पॉइंट से शुरू होता है जिसे अभी तक देखा नहीं गया है। अगर वो एक कोर पॉइंट निकलता है, मतलब उसके एप्सिलॉन दायरे में मिन पीटीएस या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो एक नया क्लस्टर शुरू हो जाता है। फिर ये उस क्लस्टर से जुड़े सभी डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स को जोड़ता जाता है। डेंसिटी रीचेबल मतलब? मतलब वो सारे कोर पॉइंट्स और बॉर्डर पॉइंट्स जो पहले कोर पॉइंट से घनत्व के आधार पर एक चेन की तरह जुड़े हुए हों। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक उस क्लस्टर में और पॉइंट जुड़ने बंद ना हो जाएं। तो ये एक तरह से घने इलाके से शुरू होकर क्लस्टर को बाहर की तरफ फैलाता है, ग्रो करता है। हाँ, सही समझा आपने, बिल्कुल ऐसे। और जो पॉइंट्स इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं बन पाते, वो नॉइज कहलाते हैं। इसके फायदे तो फिर बिल्कुल साफ हैं। क्लस्टर कितने बनेंगे ये खुद पता चल जाता है, किसी भी शेप के क्लस्टर मिल सकते हैं और नॉइस की पहचान हो जाती है। ये तो वाकई काफी अच्छा है। ये असल दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? कुछ उदाहरण? हाँ, कई जगह होता है। जैसे जियो स्पेशल डेटा में मान लीजिए शहरों का फैलाव देखना हो या भूकंप कहाँ कहाँ आए हैं उनके क्लस्टर पहचानने में। मेडिकल इमेजिंग में भी इसका उपयोग होता है, जैसे एक्सरे या एमआरआई स्कैन में कोई ट्यूमर जैसी अनियमितता ढूंढनी हो। अच्छा, और फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह में भी
जैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन का डेटा है, तो क्या ये अजीब पैटर्न पकड़ सकता है? हाँ, एनोमली डिटेक्शन यानी विसंगति का पता लगाने में ये बहुत कारगर है। ये उन असामान्य व्यवहार वाले ग्रुप्स को पहचान सकता है जो शायद फ्रॉड या किसी साइबर अटैक का संकेत हो। इसी तरह मार्केट रिसर्च में भी ग्राहकों को उनके खरीदने के पैटर्न या वेबसाइट देखने के व्यवहार के आधार पर ग्रुप्स में बांटने के लिए। लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं, एप्सिलॉन और मिन पीट्स, इनका सही चुनाव तो बहुत जरूरी लगता है। ये कैसे तय करते हैं? ये मुश्किल नहीं होता? हाँ, ये सच में एक चुनौती हो सकती है और इसके लिए थोड़ा अनुभव और डोमेन नॉलेज की जरूरत पड़ती है। एक कॉमन तरीका है के डिस्टेंस ग्राफ का इस्तेमाल करना। इसमें हर पॉइंट के लिए उसके केवें सबसे करीबी पड़ोसी की दूरी निकाली जाती है। यहाँ के अक्सर मिन पीट से जुड़ा होता है। फिर इन दूरियों को सॉर्ट करके प्लॉट करते हैं। अक्सर इस ग्राफ में एक एल्बो या नी पॉइंट दिखता है, मतलब एक मोड़ जहां दूरियां अचानक तेजी से बढ़ने लगती हैं। वो जो मोड़ पर दूरी की वैल्यू होती है उसे एप्सिलॉन के लिए एक अच्छा अंदाजा माना जा सकता है। अच्छा, तो डेटा खुद ही कुछ इशारा दे सकता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां या लिमिटेशंस भी तो होंगी? हाँ, बिल्कुल है। पहले तो यही कि ये पैरामीटर चुनने के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। एप्सिलॉन या मिन पीटीज थोड़ा सा बदलने पर नतीजे काफ़ी बदल सकते हैं। दूसरी बात, अगर डेटा में क्लस्टर्स की डेंसिटी बहुत अलग-अलग हो, मतलब कुछ क्लस्टर बहुत घने हों और कुछ बहुत बिखरे हुए हैं, तो एक ही एप्सिलॉन और मिन पीटीज की सेटिंग सब के लिए ठीक से काम नहीं कर पाती। और अगर डेटा में बहुत सारे फीचर्स या डायमेंशंस हो तो, वो जिसे कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कहते हैं। हाँ, हाई डायमेंशनल डेटा में दूरी का कंसेप्ट थोड़ा अजीब हो जाता है। पॉइंट्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे DBSCN का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। हालांकि इससे निपटने के लिए भी अब तरीके विकसित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखें, DBSCN एक बहुत ही वर्सेटाइल, एक लचीला क्लस्टरिंग टूल है, खासकर तब जब हमें डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा पता ना हो पहले से, जब क्लस्टर अजीब शेप के हों और डेटा में नॉइज या आउटलायर्स हों। ये बिना बताए ही क्लस्टर की संख्या और उनके कॉम्प्लेक्स शेप्स ढूंढ सकता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये कैसे सिर्फ डेंसिटी मतलब घनत्व के एक सरल से आइडिया का इस्तेमाल करके डेटा में छुपे हुए जटिल पैटर्न सामने लाता है। पर हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अच्छे नतीजों के लिए वो जो पैरामीटर्स हैं एप्सिलॉन और मिन पीटीएस, उन्हें डेटा को समझकर सावधानी से चुनना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि जब क्लस्टर की डेंसिटी बहुत अलग-अलग होती है, जो आपने बताया इसकी एक सीमा है, तो इस चुनौती से निपटने के लिए DBSCN के और एडवांस्ड वर्जन या शायद बिल्कुल अलग तरह के डेंसिटी बेस्ड तरीके क्या हो सकते हैं, और वो भविष्य में डेटा एनालिसिस को कैसे बदल सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है।